गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन चैप्टर। ये पुराने एनसीईआरटी बुक में सेकंड चैप्टर है, लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद में अब ये फर्स्ट चैप्टर आ गया है। इस सॉल्यूशन चैप्टर में जो सिलेबस दिख रहा है, इसमें से स्टार्टिंग का अगर आप पोर्शन देखें तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये पोर्शन ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो बाकी का ये सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, रॉड्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये समझने में आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, यानी वो पोर्शन जो आपका 11th क्लास में पढ़ा हुआ है उसको भी हम रिपीट करने वाले हैं। और इस बार में एक और एडिशनल पार्ट ये करने जा रहे हैं कि जितने एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उन सब का हम वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो फिर आपको शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहला सवाल उठता है कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। इनका डेफिनेशन है, इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? वैसे मिक्सचर जिसके कंस्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सब जगह पर एक समान रूप से फैला हुआ हो, वैसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। यानी कि डिफिनेशन आप रुकोगे, वेट करोगे। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों के मिलाने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल उठता है कि सॉल्यूट किसे कहते हैं। तो सॉल्यूट इज द कंपोनेंट विच डिजॉल्व, जो घुलता है, एंड सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच हैज कैपेसिटी टू डिजॉल्व द सॉल्यूट, यानी जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है उसे सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसे सॉल्यूट, और इनके मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे शरबत यानी शुगर सॉल्यूशन। अब बताओ तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या क्या लेते हैं? चीनी और पानी, शुगर एंड वाटर। कौन डिजॉल्व होता है? यानी शुगर सॉल्यूट हो गया, और किस में डिजॉल्व होता है? वाटर में, यानी वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। यानी यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन अगर बनाना है तो शुगर विल एक्ट एज सॉल्यूट, और किस में डिजॉल्व करें? वाटर में, तो वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट, और इनके इस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, जिन्हें शुगर सॉल्यूशन कहते हैं, शरबत कहते हैं। बोलो, डिफिनेशन क्लियर हुआ? शुगर सॉल्यूशन, solution is the homogeneous mixture of solute and solvent. Solute is the component which dissolve and solvent is the component which dissolve the solute. लिखवा देते हैं इस बात को, लिखिए। इसमें हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देखो। सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture. Solution is the homogeneous mixture of solute and solvent. Mixture of solute and solvent. Solute and solvent. Paragraph change. Solute is the component. Solute is the component. Is the component which dissolve. Solute is the component which dissolve, while solvent is the component, which has capacity to dissolve the solute, dissolve the solute. इसका ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। शुगर प्लस वाटर, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, और इस शुगर सॉल्यूशन में शुगर काम कर रहा है सॉल्यूट के रूप में, वाटर काम करेगा सॉल्वेंट के फॉर्म में, और इनके मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाएगा।
solvent is the component, note में first point, solvent is the component which is present in excess amount, and decide the physical state, solvent is the component which is present in excess amount and decide the physical state of the solution, इसका मतलब ये बता रहा है कि फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के बराबर में आएगा। जैसे इसी जगह पर आप एग्जाम्पल ले लो, आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ जी शुगर किस स्टेट में पाया जाता है, तो सॉलिड बताओगे आप। वाटर किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। और इनके मिलाने से जो शुगर सॉल्यूशन बन रहा है वो भी किस स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में। यानी कि इसका शुगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट किससे मैच कर रहा है, वाटर से, तो वो सॉल्वेंट हुआ। ऐसा भी लिखे हैं हम लोग कि जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा जाहिर सा बात है फिजिकल स्टेट भी उसी का ही निकल करके आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मान लें कि कंडीशन फर्स्ट में ए का 20 मिलीलीटर है और बी का 30 मिलीलीटर है, तो आप बताओ तो यहाँ पर ये बी 30 मिलीलीटर है, ए बताओ सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है या सॉल्वेंट के रूप में। जिनका कम होगा वो सॉल्यूट और जिनका ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट, और ये काम कर रहा है सॉल्वेंट के फॉर्म में। अब अगर हम लोग रिवर्स कर दें, उलट दें, जैसे अगर मान लिया कि ए का हम लोग 50 मिलीलीटर ले लेते हैं और सपोज बी का 10 मिलीलीटर ले रहे हैं, तो अब बताओ ए किस रूप में काम करेगा। ए हो गया सॉल्वेंट और बी क्या हो गया, सॉल्यूट। यानी जिनका अमाउंट कम वो सॉल्यूट और जिनका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? इसको भी आप नोट कर लो ऐसे ही। हो गया। अब सवाल ये भी उठता है कि यहाँ तो दोनों का अलग अलग अमाउंट था तब आप ले लिए, लेकिन अगर मान लिया कि ए का हम लोग 50 मिलीलीटर ले रहे हैं और बी का भी 50 मिलीलीटर है, यानी ए और बी दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है, तब इस कंडीशन में हम किसे सॉल्यूट और किसे सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि अगर अलग अलग था तो सॉल्यूट सॉल्वेंट कर लिए, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तब वैसे कंडीशन में अब आप इनका डेंसिटी देखोगे। जैसे अगर मान लिया कि ए का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है और सपोज बी का डेंसिटी 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो कह रहा है कि अगर वॉल्यूम सेम हो तो जिनका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट के रूप में और जिनका डेंसिटी कम होगा वो सॉल्यूट के रूप में। तो अब आप बताओ ए किस रूप में काम करेगा, सॉल्यूट, और बी किस रूप में काम करेगा, सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। तो नोट में सेकंड पॉइंट लिखिए, ये नोट में फर्स्ट पॉइंट था, अब नोट में लिखो सेकंड पॉइंट। if both components have equal volume, then
then the component then the component which has then the component which has higher density act as a solvent while other act as solute अब आप इसको नोट कर लो ऐसे। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है और मिक्सचर के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? दो। तो यहाँ कह रहा है कि अगर दो कंपोनेंट है तो वैसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि बाई का मतलब भी टू होता है। अगर थ्री कंपोनेंट हो गए तो टर्नरी, अगर फोर कंपोनेंट है तो क्वार्टरनरी, और फाइव है तो पेंटानरी। जितने होंगे उसके अनुसार से। जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लो, अगर शुगर और वाटर को मिला दिए तो बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, लेकिन थोड़ा सा उसमें साल्ट भी डाल दिए तो अब कितने हो गए? तीन, यानी टर्नरी। थोड़ा सा कलर भी डाल दिए, क्वार्टरनरी। थोड़ा नींबू डाल दिए, पेंटानरी। तो इस अनुसार से बढ़ता चला जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ नोट में लिखवाए हैं, ये कहता है कि अगर दो कंपोनेंट हैं तब उसमें से एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो गया, लेकिन अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा जो एक्सेस अमाउंट में है, और बाद बाकी जो हैं वो सब के सब सॉल्यूट के रूप में काम करेंगे। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन हेप्टानरी सॉल्यूशन। अब ऐसे सोचो, आप बताओ हेप्टानरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो गए? 7। हमने बताया कि अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट। तो टोटल 7 कंपोनेंट है, उसमें से एक सॉल्वेंट हो जाएगा और बाकी सब के सब सॉल्यूट। तो रेस्ट कितने हो गए? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 6। समझ में आया? तो आप बताओ पेंटानरी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट होगा? सॉल्वेंट एक और सॉल्यूट। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। बोलो क्लियर है यहां तक? इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट था। अब यहाँ पर दूसरा है ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नहीं दिख रहा होगा लाइट की वजह से, तो हम बोल दे रहे हैं। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इसके अनुसार से दो कैटेगरी में बांटा गया, एक्वस एंड नॉन एक्वस। सुन लो फिर लिखवा देंगे। एक्वस एक्वा वर्ड से मिलके बना है, और एक्वा का मतलब होता है वाटर। कई जगह पर आप एक्वा टर्म देखे भी होंगे, जैसे एक वाटर प्यूरिफायर भी है एक्वागार्ड। आप घर में यूज करते हैं एक्वेरियम, मछली रखते हैं, फिश एक्वेरियम हो गया। जो पानी में पाए जाते हैं वैसे एनिमल को एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट होता है। द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और जहाँ वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट हो, दूसरा सॉल्वेंट करने का मतलब अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब के सब जो है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहे जाएंगे। बोलो क्लियर है? एक्वस द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। जैसे आप बताओ, शुगर सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं तो शुगर सॉल्यूशन को छोड़ दो, ब्राइन का नाम आप सुने होंगे। साल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो साल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, और इसी साल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है, साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में किसका यूज कर रहे हैं? वाटर का। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन वही आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आयोडीन सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ आयोडीन को अल्कोहल में डिजोल्व किया जाता है टू फॉर्म इट्स आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। तो यहाँ डिजोल्व किस में कर रहे हैं? अल्कोहल में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन एक्वस का। अब लिखवा देते हैं, हेडिंग डालिए आप, क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें दो है, फर्स्ट लिखो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन।
देखिए, इट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, it is the type of solution in which it is the type of solution in which water act as a solvent, in which water act as a solvent. ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए. हो गया. सेकेंड, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. देखो, it is the type of solution in which solvent is other than water, in which solvent is other than water, यानी वाटर के अलावा कोई दूसरा हो वहां पर. ये नोट कर लो एग्जाम्पल. सुनोगे. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फिजिकल स्टेट, मैटर के 3 फॉर्म होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी ये तीनों कंडीशन में एग्जिस्ट करता है. सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है. यानी अगर हम लोग यहां पर सॉल्यूट को रखते हैं, यहां अगर हम लोग सॉल्यूट ले रहे हैं और इस जगह पर सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं, लिखना नहीं अभी, आप यहां देखना. तो एक ये हो सकता है कि सॉल्यूट को हम लोग सॉलिड स्टेट में रखें और सॉल्वेंट को भी सॉलिड स्टेट में रखें. दोनों सॉलिड है, तो इसे पढ़ा जाता है सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किस में? सॉल्वेंट में. तो सॉलिड इन सॉलिड. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है लिक्विड को डिसॉल्व कर दिए किस में? सॉलिड में, तो ये आ जाएगा लिक्विड इन सॉलिड. तीसरा टाइप हो जाएगा गैस को डिसॉल्व कर दिए किस में? सॉलिड में, गैस इन सॉलिड. तो सॉल्वेंट चूंकि तीनों कंडीशन में सॉलिड स्टेट में है, और अभी हम लोग बात किए हैं कि सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एंड इट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन. तो इन तीनों में चूंकि सॉल्वेंट सॉलिड है, इसलिए सॉल्यूशन भी किस स्टेट में पाया जाएगा? सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा. इसे सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है. और क्या टाइप हो सकता है? और हो सकता है कि सॉलिड को आपने डिसॉल्व कर दिया लिक्विड में, और हो सकता है कि लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया लिक्विड में, और हो सकता है कि गैस को डिसॉल्व कर दिया किस में? लिक्विड में. बताओ तो इसे कौन सा सॉल्यूशन का टाइप कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन. और जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं, तो जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है दिमाग में वो लिक्विड सॉल्यूशन का ही आता है. जैसे अगर चीनी को पानी में डाल दिए तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि शुगर सॉलिड में पाया जाता है और वाटर किस में पाया जाता है? लिक्विड में. अगर अल्कोहल को आप पानी में डाल दिए तो अल्कोहल भी किस स्टेट में है? लिक्विड में, और वाटर भी लिक्विड स्टेट में, तो वो एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का. अगर हम लोग सोडा वाटर यूज करते हैं
कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक्स को भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में डाला गया, तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया, गैस इन लिक्विड का। उसी तरह से यहाँ सॉलिड था, ये लिक्विड था। फिर टाइप हो सकता है 7 कि सॉलिड को डिजोल्व कर दिए किस में, गैस में। अब आप बताओ तो अगला क्या लिखना चाहिए हम लोग को, लिक्विड इन गैस, और 9th क्या आ जाएगा, गैस इन गैस। और इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। इट मीन्स ऑन अकाउंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये 9 टाइप्स हैं, इन विच द मोस्ट कॉमन आर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, विच इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। ये कॉमन है, बट हैं टोटल कितने, 9 टाइप्स के हैं। यही 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी बुक में ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसी को स्कैन करके यहाँ पर डाला हुआ है। अब आप ये देखो गैसियस सॉल्यूशन, अब तो दिमाग में आ रहा होगा, गैसियस सॉल्यूशन यानी कि जहाँ पे सॉल्वेंट किस फॉर्म में हो, गैस में, यहाँ लिक्विड फॉर्म में, यहाँ देखो सारा लिक्विड है, और सॉलिड सॉल्यूशन ये आ गया। सॉलिड सॉल्यूशन में लगता है दिमाग में कि सर आपने बताया कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, तो दो सॉलिड को मिलाएंगे तो होमोजीनियस कैसे बनेगा। हाँ बिल्कुल, दो सॉलिड सॉलिड को मिलाओगे तो वो नहीं बनेगा, उसके लिए उसको मेल्ट करना पड़ेगा। जैसे एलवाई का नाम आप सुने होंगे, एलवाई इज द होमोजीनियस मिक्सचर, और जैसे ही कोई होमोजीनियस मिक्सचर हो गया तो सॉल्यूशन को भी क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो एलवाई सॉल्यूशन है सॉलिड इन सॉलिड का। जैसे अगर हम लोग कुछ गोल्ड का ज्वेलरी ही यूज करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि गोल्ड का ज्वेलरी 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट का बनाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट प्यूरिटी वाले गोल्ड बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, और जैसे ही कोई ज्वेलरी बनाया जाएगा तो डिसेप्ड हो जाएगा। अब किस जगह पर यूज करना है उसके अनुसार से, जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ने वाला है, जैसे अगर आप अंगूठी वगैरह बनाए हैं, रिंग बनाए हैं, तो यहाँ पर इनका 18 कैरेट का रखा जाता है प्यूरिटी वैल्यू जनरली, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रेशर पड़े तो भी जो ये सर्वाइव कर पाए। ये भी एलॉय है। अब एलॉय है तो इसमें मिक्स किया जाता है कॉपर, जिंक, सिल्वर, और इसकी वजह से भी गोल्ड का कलर थोड़ा सा वेरी करता है। कुछ ये गोल्ड देखोगे तो वो येलोइश लिए हुए रहेगा, कुछ जो है वो ब्राउनिश येलो रहेगा, ठीक है। तो ब्राउनिश येलो हो गया जहाँ पे कॉपर एलॉय के फॉर्म में मिला गया है, और येलोइश वो दिखेगा ज़्यादा जहाँ पर सिल्वर या जिंक मिलाया गया है, तो उसके अनुसार से हो। तो ये आपको एनसीईआरटी का टेबल नोट करना होगा, नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है। हम इसलिए बोले कि आप एक बार में आप लिखोगे तो लिखने से फिर आपका जो आएगा 9 टाइप से है, तो कितना जगह छोड़ देंगे, 10 लाइन जगह छोड़ देंगे तो वो लिखा जाएगा। ऊपर वाला स्टेटमेंट हम लिखवा देते हैं, हेडिंग ये डालो आप, ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। on account of physical state of solute and solvent। लिखे इसमें both solute and solvent, both solute and solvent exist in ये हेडिंग डाले ना, तो इसी के बारे में लिखवा रहे हैं। देखिए बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड as well as in gaseous state, as well as in gaseous state, in gaseous state, on the basis of these physical state, on the basis of these physical state, there are 9 types of solution. There are 9 types of solution, and these are as follows,
and these are as follows. अब आप 10 लाइन जगह छोड़ दीजिए ये टेबल नोट करने के लिए। थोड़े नोट में लिखो, उसके नीचे 10 लाइन के बाद में नोट में लिखो। दस की जगह 11 भी हो जाएगा तो पापा का एक ही लाइन बर्बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट में लिखिए, out of these 9 types, the most common are solid and liquid, the most common are solid and liquid, comma liquid in liquid, liquid in liquid, and gas in liquid, and gas in liquid, gas in liquid। यानी इस चैप्टर में हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आ गया क्लासिफिकेशन में कि 9 टाइप्स हैं, लेकिन अब आगे हम लोग जब कभी भी डिस्कस करेंगे तो या तो सॉलिड जो डिजोल्व किया गया वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर गैसियस फॉर्म में होगा, वही मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। बोलो यहाँ तक में अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है तो बताइए। नहीं, आगे बढ़े हम लोग। आप क्या करो, 2 गिलास पानी ले लिए, ठीक। इमेजिन करो कि 2 गिलास पानी है, इसमें भी 100 मीटर है, इसमें भी 100 मीटर है। हमें बनाना है शुगर सॉल्यूशन। अब क्या किए, इसमें 1 चम्मच चीनी डाले, ठीक है, एक ही को एग्जाम्पल में रखो। 1 चम्मच चीनी डाले, स्टीर कर दिया, डिजोल्व हो गया। फिर दूसरा चम्मच चीनी डाले, स्टीर किया, डिजोल्व हो गया। ऐसे करके डालते जा रहे हैं, स्टीर कर रहे हैं, डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि अब जब आप शुगर डालोगे, सॉल्यूट ऐड करोगे, तो स्टीर कर रहे हैं फिर भी वो डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिजोल्व करने की कैपेसिटी नहीं हो उन्हें सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, और जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि अगर 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज सैचुरेटेड एंड विच वन इज अनसैचुरेटेड, तो दोनों में सॉल्यूट ऐड करेंगे। ए में भी सॉल्यूट ऐड किया और स्टीर किए, अगर डिजोल्व हो गया इसका मतलब ये सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और दूसरे में डाले और वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, नीचे बॉटम में बैठ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड। जैसे अगर कोई आपके यहाँ गेस्ट आए हैं खाना खाने के लिए और आपको खिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आपको ये पता करना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आपके फैमिली मेम्बर हैं तो आपकी मम्मी को पता है कि आज तुम कितना रोटी खाने वाले हो, ठीक है। आपके पसंद का है तो उनको पता है कि 2-3 रोटी ज़्यादा खा लेगा। ऐसे बाकी एवरेज जो उनके दिमाग में होता है कि ये 4 खाएगा, ये 6 खाएगा, ये 10 खाएगा, उस अनुसार से आपको प्लेट में मिलता है और आप भी खाने के बाद में कंप्लीट हो गए, सैचुरेटेड कंडीशन में चले गए। तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन जो अनजान है, जो अननोन है, तो उनके लिए तो आपको ऑफर करना पड़ता है ना। प्लेट खाली जैसे ही दिखा कि अब खाली होने वाला है, तो हम लोग का जो कल्चर है उसके अनुसार से हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, 1 रोटी और देते हैं, 2 रोटी और देते हैं, ठीक है। अगर वो खा गए, ले लिए, तो इसका मतलब वो पहले क्या थे, अनसैचुरेटेड। और अगर आप दे रहे हैं नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ भी दिख रहा है प्लेट वगैरह में, आप डाल दिए तो वो छूट गया, इसका मतलब वो किस कंडीशन में, सैचुरेटेड में। डेफिनेशन समझ में आया। सैचुरेटेड यानी जिसमें और डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, और अनसैचुरेटेड जिसमें और डिजोल्व किया जा सकता है। बट एट दैट कंडीशन, क्योंकि अगर कंडीशन आप चेंज कर देंगे तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी हो जाएगा और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे कभी आप देखो शरबत बना करके, तो आप 4 चम्मच चीनी डाल दिए, अब डिजोल्व नहीं हो रहा है, नीचे बॉटम में बैठ गया है, यानी कि अब ये सैचुरेटेड हो गया है। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा हीट कर दो, थोड़ा सा गर्म कर दो। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो जो शुगर बचा हुआ था, जो सॉल्यूट बचा हुआ था, अब वो डिजोल्व हो गया। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड।
वहीं अगर आपको लगता है कि इस एक गिलास में 4 चम्मच चीनी तक डिजोल्व हो जाता है, अभी आप 3 ही चम्मच चीनी डाले हैं, तो बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। 1 चम्मच और घुल सकता है, लेकिन अब इसको आप फ्रिज में डाल दो, ठंडा होने के लिए डाल दो, ठीक है। और जब वो ठंडा हो गया और बाहर निकालो, अब आप चौथा चम्मच चीनी डालेंगे, तब वो पूरा डिजोल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके नीचे बॉटम में बैठा हुआ रह जाएगा। यानी कि टेम्परेचर कम करने से जो अनसैचुरेटेड था वो भी क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। जैसे अगर मान लिया कि आप 4 रोटी खाए हैं, अब खिलाने वाला कोई आपका फेवरेट हो गया, ठीक है, या कोई फेवरेट डिश आपके प्लेट में आ गया, तो पूरा कंप्लीट आप कर चुके हैं, उसके बावजूद भी 1-2 रोटी खा लेते हैं, नहीं होता है, ठीक है। अगर मान ली कि 4 रोटी खा लिए आप, मान ली हम ही पहुंच गए, ठीक है, हाँ यार, ठीक है, नहीं सर पेट भर गया, 4 रोटी हम खावे करते हैं। अरे कैसा बेवकूफ़ है जी, टीचर बोल रहा है तो कम से कम इतना तो अकल होना चाहिए ना। अच्छा आप बोल रहे हैं तो हम खा लेते हैं, इसका मतलब हम बोले तो जहाँ 4 रोटी के बाद में आप कितना रोटी खा लिए? 5 रोटी खा लिए, ठीक है। वैसे ही दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपके प्लेट में 4 रोटी है, 4 रोटी खाने वाले थे, ठीक है, अभी आप 2 रोटी ही खाए थे, तो बताओ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड हैं। वहीं पर हम इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद में आपके पापा भी वहीं पर हैं, ठीक है। हम बोले तो कुछ नहीं महाराज, पढ़ता उड़ता है, ठीक है, देखिए आज क्या क्या करके आया है वहाँ पे, ठीक है। सारा XYZ जो आपका कहानी वगैरह जो बताना शुरू किए, पापा जो खोजना शुरू किए, लाओ जूता लाओ चप्पल कहाँ है, लाओ लाठी, ठीक है। अब आप बताओ कि आप खाते रहोगे, आप खा लिए? खा लिए, यानी कि अनसैचुरेटेड से अब आप क्या हो गए? सैचुरेटेड हो गए। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। मे भी हो सकता है कि आप में से कोई करके डांटे हैं, 2 रोटी और खाएंगे, ठीक है, ला 2 रोटी और दो, ठीक है, वो भी हो सकता है, बट वो एक्सेप्शनल कंडीशन है। जनरली ये होता है ह्यूमन बींग्स का नेचर कि अगर आपकी तारीफ की जाए तो आपको खुशी होना चाहिए, और आपको अगर डांटा जा रहा है तो आप में थोड़ा सा नाराज़गी दिखना चाहिए। जैसे हम लोग भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर गुस्साए हुए हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से डांटे और देखें कि बैठ के दांत नहीं फोड़ रहा है, तो इसका मतलब अब ये कंडीशन आपका क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर है, एक्सेप्शनल कंडीशन है। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम डांट रहे हैं तो आपके चेहरे पर सिकन आना चाहिए, यानी कि लग रहा है कि नहीं, इसको एहसास हो रहा है कि आज मिस्टेक हुआ है, यानी आगे से ये गलती नहीं करेगा। तो ये बस यही एक्सपेक्टेशन रहता है, एक टीचर का भी, एक पेरेंट्स का भी, कि आप गलती किए कोई बात नहीं है, गलती हर किसी से होता है। कोई ये अगर कह रहा है कि हम कभी गलत नहीं किए हैं या हमसे गलती नहीं होता है, तो सबसे बड़ा गलत यही बात बोल रहा है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति गलती नहीं करता हो। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं कि मेरे से भी मिस्टेक होता है। आप देखना न्यूमेरिकल वगैरह बनाते होगे या बनाओगे तो हम बोलेंगे देखना जी एक आध बार मिला लेना, कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यानी कि चांसेस है, गलती होने के चांसेस है। बोल रहे हैं, ध्यान कहीं और भी रहता है, तो बोलना है तो कोई टॉपिक जो है वो वहाँ पर जो स्लिप भी कर सकता है, बता रहे हैं वहाँ पर, तो मिस्टेक ह्यूमन बींग्स में आता है। बट होना ये चाहिए कि आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, हाँ ये मिस्टेक हुआ है, आगे ये नहीं होगा, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो, मैटर इज ओवर देयर, ठीक है। आप जस्टिफाई करने का कोशिश मत करो, ठीक है, कि नहीं हम जो है उसको थेथराई से जो हम साबित करिए देंगे कि वही गलत था और हम जो है वो सही थे, जो कि जनरल कंडीशन में होता है ना। कम टू द पॉइंट, फिर से डिफाइन करते हैं हम लोग। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, while the solution which cannot dissolve more solute is called saturated at that condition. If we increase the temperature, then saturated solution become unsaturated, and on decreasing the temperature, unsaturated become saturated. उसी तरह से अगर कोई पहले से ही सैचुरेटेड है, उसको और आप ठंडा कर दिए तो और ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा, उसको सुपर सैचुरेटेड कहा जाता है। कोई पहले से ही अनसैचुरेटेड है और उसको गर्म कर दिए तो और ज़्यादा अनसैचुरेटेड हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा सुपर अनसैचुरेटेड। अब इस बात को लिखवा देते हैं, लिखिए। फर्स्ट डाला हुआ है टॉपिक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखो, इट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, it is the type of solution which can dissolve more solute, which can dissolve more solute at given condition,
which can dissolve more solute at given condition, at given condition, given condition. दूसरा लिखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखो, इट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, it is the type of solution which cannot dissolve more solute, which cannot dissolve more solute at given condition, more solute at given condition, at given condition. नोट में लिखो अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, देखिए इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature, then a saturated solution, become unsaturated. A saturated solution become unsaturated, and on decreasing the temperature, the temperature unsaturated solution becomes saturated, यानी यहां बताए अगर कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, और इसे हमने हीट कर दिया, तो बताओ वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड. और उसी का उल्टा अगर इसे हम लोगों ने कूल कर दिया तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सैचुरेटेड में. इसी से अगर और आगे बढ़ा जाए, अगर कोई अनसैचुरेटेड है और इसे हीट कर दिए, अब ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? सुपर अनसैचुरेटेड, और इस तरफ में यानी कि कूल कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएगा. और ठीक उसी का इधर रिवर्स कर दें हम लोग, इसको अगर कूल कर दें, इसे कूल करेंगे तब ये क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड. जैसे हलवाई जो चाशनी बनाता है वो सुपर सैचुरेटेड होता है, क्योंकि उसको याद करो आप, पानी को पहले गर्म करता है, चीनी डालता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है, तब तो वो शरबत के जैसा ही फीका लगता है आपको मिठाई. वो ज़्यादा डिजोल्व करता है टेम्परेचर बढ़ा करके, तो टेम्परेचर बढ़ा करके तो डिजोल्व कर दिए, लेकिन जैसे ही अब वो रूम टेम्परेचर पर आएगा तो अब उसका कंडीशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड होगा. जैसे आप 4 रोटी खाते हैं, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है, आप नॉर्मल फील करेंगे. लेकिन अगर किसी खास वजह से आप 4 रोटी के बाद में 4 रोटी और खा लिए, आपको आपका फेवरेट डिश मिल गया, कहीं पार्टी वगैरह में आप चले गए हैं, ठीक है, तो उस दिन आप अनईजी फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं. कई बार में लगता है कि कहीं वोमिटिंग वगैरह भी नहीं हो जाए, और कई बार में हो भी जाता है, तो उस वोमिटिंग को ही क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है. एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट हैपन इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड इन सुपर सैचुरेटेड कंडीशन. वो आपका शरीर आपको एग्जाम्पल देता है, बताता है कि अभी आप सैचुरेटेड कंडीशन में हैं, लेकिन सामने दिख रहा है कि वहाँ और भी डिश है जिसको हमने अभी टेस्ट नहीं किया है. पार्टी वगैरह में जनरली हो जाता है, चलो देख लेते हैं, क्योंकि ये पेट तो इलास्टिक नेचर का है, ठीक है, थोड़ा सा फैलेगा और कल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है. ज़्यादा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं तो फिर अपने आप को समझा लेते हैं. हमारा दिमाग ही है ना इतना खतरनाक, और कह सकते हो कि सातिर है, कि वही हमको अपने आप में उलझा लेता है. वो तुरंत आपका दिमाग ही आपको समझा लेगा कि आज खा लेते हैं, कल जो थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कम खाएंगे, वजन वगैरह बढ़ेगा उसको मेंटेन कर लेंगे.
आज जो है वो थोड़ा सा आराम करने का मन कर रहा है, थक गए हैं, आज 8 बजे तक पढ़ाते आए हैं, ठीक है, तो इसलिए आज थोड़ा आराम कर लेते हैं और कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आप अपने आप को समझा रहे हो। उसी वक्त में आप अपने दिमाग को समझा सकते हो कि ऐसे ही करते करते 1 साल गुजर जाएगा, ये साल काहे लगी, अगले साल पढ़ लेंगे, ठीक है, नहीं हो जाएगा, ठीक है। और पढ़े की कौन जरूरत है, कितने लोग आगे बढ़ गए इतिहास में जो है वो जो नहीं पढ़े हैं। कोई 12th में फेल था, कोई 10th में फेल था, कोई 9वां में फेल था, कोई 8वां में फेल था, आज के डेट में जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो ये सब पढ़ने लिखने से क्या ज़रूरत है, ठीक है। तब फिर आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं, इसका मतलब ये हमको दबाव डाल रहा है, बैठ करके पढ़ो। जब 2 घंटा पढ़ने का टाइम है तो आज थके हुए क्या है, थकना क्या है, बैठ करके पढ़ने में थक रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है और बैठे हुए हैं पलथी मार करके तब थक गए हैं। इसमें कहाँ थकने वाला बात है, पढ़ना है मीन्स पढ़ना है, वो रखोगे। सर नहीं थके थे, जो 3 ही बजे से लगातार बोले जा रहे थे, हम लोग तो बैठे हुए थे, वो तो खड़े भी हो रहे थे, घूम भी रहे थे, तो जब वो नहीं थके थे तो फिर हम कैसे थक गए। फिर सुबह में तो क्लास में, तो उसको जगाओ, अपने आप का वो जो दिमाग है ना उसको साइड में रखवाओ। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जब आप सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच गए हैं, अब लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो गया है और फिर भी जाते जाते गोलगप्पा मार लिए, ठीक है, तब वो जो बाहर जा करके क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपन, तो रिक्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इसको आप नोट करो, उसके बाद फिर उस वाले पॉइंट को भी लिखवा देते हैं। यहाँ नोट में लिखो अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, इफ मोर सॉल्यूट is added in super saturated solution, then recrystallization और precipitation take place, recrystallization और precipitation take place। यानी अगर पहले से सुपर सैचुरेटेड है, उसमें और सॉल्यूट डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा डिजोल्व है वो बाहर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। जैसे कुछ इसी कंसेप्ट से आपके 12th के प्रैक्टिकल में है पोटासियम और मोर साल्ट का क्रिस्टलाइजेशन करना, प्रिपरेशन, ये 12th के सिलेबस में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सुपर सैचुरेटेड बनाने के बाद में थोड़ा सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटासियम डाल देते हैं या फिर मोर साल्ट डाल देते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाता है, यानी कुछ समय के बाद में जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब इसके बाद में टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ हेडिंग डालो आप, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लिखे, सुनोगे अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या। जो जैसे अगर मान लिया कि आप 1 गिलास पानी लिए और इसमें 2 चम्मच चीनी डाले, दूसरे गिलास में आपने 3 चम्मच चीनी डाला है, तीनों सॉल्यूशन बना, सॉरी दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन बना। आप बताओ ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के अनुसार से इन दोनों को किस कैटेगरी में रखोगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट। फिर से, ठीक है, 1 गिलास पानी लिया और इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, शुगर सॉल्यूशन बन गया। हमने ये पूछा कि ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इसे किस कैटेगरी में रखोगे, बाइनरी, बिकॉज इट हैज ओनली 2 कंपोनेंट। 2 चम्मच चीनी को आप 2 नहीं काउंट करोगे, वो तो शुगर ही है, और दूसरा क्या है, वाटर। दूसरा आप बताओ ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट इसे किस कैटेगरी में रखोगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट याद करो, एक एक्वस था और दूसरा नॉन एक्वस, तो किस कैटेगरी में, एक्वस। हाँ, फिजिकल स्टेट के अनुसार से रखेंगे तो इसे कहा जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ये पता करने के लिए इसमें और सॉल्यूट ऐड करेंगे। अगर सॉल्यूट ऐड किया और वो डिजोल्व हो गया, इसका मतलब ये
अनसैचुरेटेड था, और अगर डिजोल्व नहीं हुआ इसका मतलब वो सैचुरेटेड था। अब यहां कह रहा है इस जगह पर कि अगर आप कोई सॉल्यूशन तैयार किए हैं तो कोई ये पूछना चाहे कि कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है, तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर वो पूछ रहा है तो ये पूछेगा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका सेंस ये निकलेगा कि वो ये जानना चाह रहा है कि इस सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में आपने सॉल्यूट का कितना अमाउंट लिया है और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट लिया है। यानी कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है। अब आपका आंसर, अगर एक साधारण आदमी लेमैन के लैंग्वेज में आप आंसर करेंगे तो आप बताएंगे सर 200 मीटर ऑफ वाटर हैज 50 ग्राम ऑफ शुगर। लेकिन अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप आंसर देना चाहते हैं तो ये इतने टर्म्स में आपको बताना पड़ सकता है। आप मोलरिटी में कर सकते हैं, मोलरिटी में कर सकते हैं। इट मीन्स दीज आर द वे इन विच वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। और इनको एक एक करके इनसे रिलेटेड डिफिनेशन लिखना है, न्यूमेरिकल बनाना है, फार्मूला लिखना है। लिखिए डिफिनेशन, हेडिंग डालें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो इट इंडिकेट्स that what amount of solute is present, what amount of solute is present in given amount of solution, amount of solution. Paragraph change. The concentration of a solution can be expressed in following terms. अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो दिया हुआ है।